In the last class, we was discussed about the types of conductor. हमने वहाँ पर देखा था कि कंडक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, जिसमें हमने देखा था मेटेलिक कंडक्टर को और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को। उसके बाद में आज हम सबसे पहले टॉपिक जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हम यहां पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की अगर टाइप्स की हम बात करें तो सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा टाइप हम यहां पर पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर यहां पर हम सबसे पहले बात करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है इनको जब सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, व्हेन वी मिक्स द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनटू सॉल्वेंट देन कंप्लीटली आयोनाइज्ड। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, बेसिकली हमने इलेक्ट्रोलाइट का मतलब देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब लाइसिस होकर के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करे, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपना डिकम्पोज हो जाएगा, उनका आयनाइजेशन हो जाएगा, और आयनाइजेशन होने के बाद में वो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में उनका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर करवाने में वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब जो जितनी जल्दी डिकम्पोज होगा उतना ही जल्दी आयन बनाएगा, और जितने जल्दी आयन बनाएगा, जितने ज्यादा फ्री आयन रहेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि यहां पर वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो स्लो स्पीड में या इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन शो करते हैं या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें जैसे दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स completely ionized or decomposed in solvent। यानी कि इस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली और आयोनाइज्ड हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, जबकि इनकी बात करें तो ये will not completely ionized, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, यहां पर जो ये आयोनाइजेशन होता है इसकी जो मेजरमेंट होती है वो अल्फा से शो करते हैं हम, और अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इनका जो अल्फा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो अल्फा होता है 100%। इनका जो अल्फा है वो 100% होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो 100% होता है, यानी कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि इनका जो अल्फा है वो 100% नहीं होता है, ये उससे कम होता है, बिलो देन 100%। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो यहां पर सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहां पर मानेंगे स्ट्रॉन्ग में, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जगह हम जैसे KCl भी ले सकते हैं। NaCl है, KCl है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसी तरह से यहां पर अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना होकर के ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सॉल्वेंट में मिलाने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, 100% डिकम्पोज हो करके आयोनाइज्ड होकर के और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं या वो केमिकल्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन रखते हैं, कंप्लीट डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन करेंगे वो स्लो स्पीड से करेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं है, कम आयंस बन रहे हैं,
कम आयन बन रहे हैं तो फ्री आयन की जो अवेबिलिटी है वो कम रहेगी, और फ्री आयन की अवेबिलिटी कम रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी कम होगा। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपना फर्स्ट जो सेल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। These cell converts chemical energy into electrical energy। ये जो सेल्स है वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। ठीक है, वहां पर हम ये बात कर चुके थे साथ ही, दिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती है। ठीक है, यानी कि ये केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन जो है वो यहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है। ठीक है, और सो द डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, और इसी वजह से जो डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम यहां पे बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट और मेन एग्जांपल आता है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, और इसको हम डेनियल सेल भी बोल सकते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सबसे मेन हमारा जो टॉपिक है वो यहां का ये है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बाद में आगे का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहां पर कंडीशन ये रहती है, दो कंटेनर है इस टाइप से। ठीक है, इसमें कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं कि ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब एक कंटेनर में तो CuSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, और एक कंटेनर में ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। ठीक है, जिस मेटल का यहां पर सॉल्यूशन है उसी मेटल का हमको क्या लेना है, यहां पर इलेक्ट्रोड लेना है। तो यहां पर जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो ले रहे हैं कॉपर मेटल का, ये हमने एक इलेक्ट्रोड लिया है, और यहां पर भी हम एक मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, और यहां पर कौन सी मेटल का लेंगे, जिंक मेटल का। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो है जिंक का इलेक्ट्रोड, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कि सोल्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम सोल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। बीच में जो ये लगा होता है इसको हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज। साथ ही साथ में इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है वोल्ट मीटर के थ्रू। किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हमारा सेल होता है। दोबारा देखेंगे कि ये गैल्वेनिक सेल है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे अपन। तो यहां पर दो कंटेनर है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। एक में हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का है, तो दूसरे में कॉपर सल्फेट का है। जिस भी सल्फेट का मतलब जिसका भी हम मेटल का यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहे हैं उसी का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं यहाँ पे। इसी तरफ इधर से हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है।
यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, दोनों को हमने वोल्टमीटर से कनेक्ट किया है और यहां पर दोनों सॉल्यूशंस को हम एक स्ट्रक्चर से जोड़ देते हैं जिसका कि नाम हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। ठीक है, अब सोल्ट ब्रिज क्या होता है उसका डिस्कशन हम करेंगे बाद में, पहले सेल की आगे की बात करते हैं। यहां पर सबसे पहली बात तो ये कि सोल्ट ब्रिज की बात कर लेते हैं अपन कि सोल्ट ब्रिज जो है वो डिफरेंट सोल्ट से बना हुआ होता है, बेसिकली ये पोटेशियम या सोडियम के सोल्ट से बना हुआ होता है। तो हम यहां पे बात करेंगे पोटेशियम सोल्ट से बना होता है। पोटेशियम सोल्ट का यहां पर जिलेटिन या फिर अगर के साथ जो मिक्सचर बनता है उससे जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे सोल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। पोटेशियम सोल्ट लेंगे, उसको जिलेटिन या अगर में डालेंगे और उससे सोल्ट ब्रिज का तैयार करेंगे। ये सोल्ट ब्रिज यहां पर इसकी रिएक्शंस को स्टार्ट करवाता है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाता है, सेल को चालू करवाता है, उसके बाद का काम नहीं, केवल स्टार्ट करवाने का काम करता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, यानी कि यहां पर बाद में कंप्लीट होने के बाद में दोनों तरफ न्यूट्रल कंडीशन आना, यानी कि बराबर चार्जेस का अवेलेबिलिटी करवाना, यह काम किसका होता है? सोल्ट ब्रिज का होता है। ठीक है, इससे ज्यादा अपन को यहां पे कुछ नहीं देखना इसके बारे में। अब आगे चलते हैं मेन सेल में। यहां पर जब हम देखेंगे कि रिएक्शंस हो रही है तो यहां पर रिएक्शन होगी तो दो रिएक्शन है, सोल्ट ब्रिज रिएक्शन चालू करवाएगा तो रिएक्शन जिंक सल्फेट की कॉपर से हो सकती है और कॉपर सल्फेट की जिंक से हो सकती है। दो रिएक्शंस यहां पर हो सकती है। ठीक है, यहां पर हम बात करें कि एक रिएक्शन तो पॉसिबल है, Zn जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। दूसरी रिएक्शन यहां पर जो पॉसिबल है वो कॉपर जो है जिंक सल्फेट से रिएक्शन करेगा और कॉपर सल्फेट बनाएगा और जिंक बनेगा। अब इन दोनों में से हमको ये चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो अगर हम बात करें यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज की, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज हम यहां पर देखेंगे कि जिंक की रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर से ज्यादा है, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। तो हम यहां पर बात करेंगे सो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्ट but copper can't because of low reactivity। लो रिएक्टिविटी होने की वजह से जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जबकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। यहां पर कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करके ये बना रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। यानी जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से हाई होती है। इसके बाद में आगे अगर बात करें अपन यहां पर, तो बेसिकली रिएक्शन हमारे पास कौन सी निकल करके आएगी? जिंक की रिएक्शन होगी यहां पर CuSO4 के साथ में, और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। हम जानते हैं कि जो सेल होते हैं ECC यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन चल रही है? ये अपने यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है। अब अगर रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो यहां पर हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि किसका तो रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर हम यहां देखें तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर 0, यहां पर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो यहां पर हम देखते हैं कि जिंक जो है वो
जीरो से पहुंच रहा है Zn2 प्लस कंडीशन में। अब जिंक जब 0 से +2 में जा रहा है यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन किया है। उसी तरह से यहां पर कॉपर जो है वो 2+ कंडीशन से पहुंच रहा है कॉपर 0 में, यानी कि ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहां पर हमको मालूम करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, यह हमको मालूम करना है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो हम जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डी इलेक्ट्रोलेशन। और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेशन। यानी यहां पर अगर हम देखें तो डी का मतलब हम बोलते हैं, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है माइनस, और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है प्लस इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, यानी कि हम यहां पे बोलेंगे रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर होता है रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं। तो अब हमको चेक करना है कि किस में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं, किस में इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जा रहे हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमको पता चलेगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, यहां पर रिलीज किए जा रहे हैं, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि इसका हो रहा है रिडक्शन। अब हमको यह कंफर्म हो चुका है कि इस रिएक्शन में जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में जाकर के क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जबकि कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर में कन्वर्ट होकर के रिड्यूस होता है। अब यहां पर हमको ये कंफर्म करना है साथ में नेक्स्ट कि क्योंकि हमारा ये सर्किट चालू हो चुका है, अब सर्किट जब चालू हो चुका है तो इसमें इलेक्ट्रोड लगाए हैं हमने, और इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो एक तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का रिसीविंग हो रहा है। तो कौन कैथोड की तरह और कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंफर्म होते ही अब हम ये मालूम करेंगे कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। अब सीधी सी बात यह ध्यान रखनी है कि एनोड वहां है जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड वो है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन जहां पर रिडक्शन होता है वो कौन है, कैथोड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में दोनों चीजें कंफर्म निकल करके आती है। और अब हमारे पास में एनोड और कैथोड है, इसका मतलब हम यहां पर डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, कहां से होगा, किधर की तरफ से होगा और क्या कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, तो हमको ये कंफर्म हो चुका है कि कौन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन कैथोड की तरह काम कर रहा है और कौन एनोड की तरह काम कर रहा है। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, AOCR क्या याद रख सकते हो, AOCR। आओ मतलब एनोड से ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहां पर हम जब सेल की बात करें, ये अपना सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहां पर अपना इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिंक का, और यहां पर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है कॉपर का। दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो अपने वोल्टमीटर वोल्टेज बताएगा ना, तो उससे जुड़े हुए हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर और जुड़ी हुई है, यहां पर ये सोल्ट ब्रिज जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे की। ये कंफर्म हो चुका कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है
ये कैथोड है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, इसमें जिंक सल्फेट भरा हुआ है। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो ये एनोड है और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि जिंक जो है Zn यहां से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Zn2+ में कन्वर्ट होता है और इस सॉल्यूशन में आता है। यहां से जिंक जो है, जैसे ये सॉल्यूशन है अपना, तो इस सॉल्यूशन में डूबा हुआ जो जिंक है यहां से Zn2+ में कन्वर्ट होता है और यहां पर आता है। तो इस सॉल्यूशन में Zn2+, Zn2+, Zn2+ होते जाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्या बढ़ते जाएंगे, यहां पर अपने पास में जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, यहां पर अपने पास में क्या बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़ छोड़ करके, और ये Zn2+ जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ हम बात करें तो जैसे ही कॉपर को पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें Cu2+ और SO4 अलग अलग हो जाएंगे और ये Cu2+ इसके ऊपर जाकर के सेट होना चालू हो जाएगा। ये जो कॉपर 2+ है वो इस पर आकर के सेट होना चालू हो गया। कौन आ रहा है, ये कॉपर 2+ आ रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कॉपर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनका नंबर एक लिमिटेड कंडीशन में होता है, तो लिमिटेड कंडीशंस में ही कॉपर जो है वो रिड्यूस हो पाते हैं। तो कॉपर का एक्युमुलेशन हो जाता है इस जगह पर, कॉपर जो है कलेक्ट हो जाते हैं, कॉपर आयंस जो है वो यहां पर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे यहां पर इस सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी हो जाती है और जो सल्फेट आयंस है उनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। यानी इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है और इस इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयंस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि टोटली ये जो इलेक्ट्रोड है यहां पर पॉजिटिव, यानी कि कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाता है। इधर की तरफ बात करें तो यहां पर जो है जिंक आयंस का अमाउंट यहां पर बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर से ऑक्सीडाइज होकर के जिंक के जो आयंस हैं वो इस सॉल्यूशन में आते हैं और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड पतला होता जाता है, थिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक टूट करके ऑक्सीडाइज होकर के नीचे आ जाए सॉल्यूशन में। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां पर बढ़ रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू होगा और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो और चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो मतलब कहने का मतलब है केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहां पर हमको वोल्टेज का डेविएशन शो होता है वोल्ट मीटर में। अब यहां पर हम देखें तो एक टर्म बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अगर इसकी हम बात करें तो हम यहां देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड का और इस सॉल्यूशन का दोनों का जो चार्ज है वो डिफरेंट है। यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो रहा है इस सॉल्यूशन में। उसी तरह से इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चार्ज में डिफरेंस है और उस चार्ज में डिफरेंस होने की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस क्रिएट होगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल
ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक solution is known as electrode potential। यानी कि इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस, पोटेंशियल में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है। तो इससे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और इधर की तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब जैसे ही ये बात होती है तो हमारे पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। अब एक साइड हमारे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन? एनोड पर हो रहा है, और एक तरफ हमारे पास में रिडक्शन हो रहा है, और ये हो रहा है हमारे पास में कहां पर? कैथोड पर। तो ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड पर होने वाला जो पोटेंशियल है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये जो है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पर क्रिएट होता है और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर क्रिएट होता है। अब यहां पर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेचर ऑफ पोटेंशियल on anode will be negative compared with its solution। यानी कि एनोड का जो पोटेंशियल है, एनोड का जो पोटेंशियल है ये कौन सा पोटेंशियल माना जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हम यहां पर बात कर चुके हैं कि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो कैसा माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। जबकि अगर हम दूसरी बात करें, एंड दस the reduction potential, thus the cathode potential will be positive compared with solution। क्यों? क्योंकि कैथोड पर हमारे कॉपर आयंस का एक्युमुलेट हो रहे हैं, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट ज्यादा हो रहा है, इसलिए जो इसका पोटेंशियल होगा ये रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ज्यादातर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है और रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव होता है और कैथोड का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इस तरह से हमारे पास में यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आते हैं। इसके बाद में अगर हम आइडियल कंडीशंस यहां पर लगाएं, अगर हम यहां पर आइडियल कंडीशंस लगाएं, आइडियल कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो 298 होना चाहिए, कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर होनी चाहिए, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए।
अगर हम आइडियल कंडीशंस लगा दें तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है, यहां पर इलेक्ट्रोड हमारे लगे हुए हैं, यहां पर वोल्टमीटर हमारा लगा हुआ है, तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो C होगी वो कितनी होगी, 1 मोलर होगी। ओवरऑल टेम्परेचर कितना रहेगा, यहां पर टेम्परेचर यहां पर रहेगा 298 केल्विन, और प्रेशर कितना रहेगा, प्रेशर यहां पर रहेगा 1 एटमॉस्फेयर। अगर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, जो काम कर रहा है, अगर इन कंडीशंस पर कर रहा है, तो इस टाइम यहां पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलेंगे कौन सा पोटेंशियल, स्टैंडर्ड आइडियल कंडीशन, सॉरी इसकी जगह हम ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहां पर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इसकी हम डेफिनेशन दें तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक solution at 298 Kelvin temperature and 1 atmosphere pressure is known as SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का 298 टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल करके आएगा उसको हम बोलेंगे SEP। यहां पर अगर इसकी हम बात करें SEP की, तो ये SEP भी यहां पर हमारे पास दो कंडीशंस में होगा, एक तो ऑक्सीडेशन पर, एक रिडक्शन पर। तो यहां जो हमारा SEP निकल करके आ रहा है, ये SEP जो आया है, ये SEP भी दो साइड आएगा, एक तो एनोड पर आएगा और एक कैथोड का होगा। एनोड पर चल रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर चल रहा है रिडक्शन। तो यहां पर लगा देंगे ऑक्सीडेशन का जो पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड का, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सी कंडीशंस में हो रहा है, स्टैंडर्ड में, तो यहां पर लगा देंगे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये हो जाएगा अपने पास में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से हमारे पास में SEP कितने टाइप का हो जाएगा, दो टाइप का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको हम SOP बोलेंगे, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको हम SRP बोलेंगे। हो गया दोनों। SOP की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं नेगेटिव रहेगा, और SRP की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इन वैल्यूज का मेजरमेंट कौन करेगा, वोल्टमीटर करेगा। इन वैल्यूज का मेजरमेंट कौन करेगा, वोल्टमीटर। यहां पर एक चीज हमको ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू IUPAC एक बात बोलता है कि हम यहां पर जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड एज सिमिलर टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमारा जो SEP है इसको हम इसके सिमिलर मान सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग सिमिलर रहेगी।
तो ये चीज हम फोकस करके चलेंगे कि एससीपी और एसआरपी को हम सेम वैल्यू मान करके कंसीडर करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और पोटेंशियल की हम बात करेंगे और वो है सेल पोटेंशियल। इस सेल पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये सीधा सा है, अभी जो हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस था, तो ये किसका होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का। सेल के अंदर क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड है, तो उसका बात करेंगे अपन यहां पे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड, इसी को हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। यानी कि हम यहां पर फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ई सेल, इसको हम डिनोट करेंगे ई सेल से, सेल पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे ई सेल से। ई सेल का जो वैल्यू होगा वो हम रखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो इसको हम बोलेंगे ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कैथोड हमेशा राइट साइड हम लिख रहे हैं, तो इसको हम ई राइट और इसको हम ई लेफ्ट भी बोल सकते हैं। यानी राइट साइड का पोटेंशियल माइनस लेफ्ट साइड का पोटेंशियल, या फिर हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर हम बोल सकते हैं कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। इस तरह से जो हमारे पास निकल करके आता है इसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और ये जो ईएमएफ निकल करके आता है इसकी वैल्यू हमेशा हम मानेंगे कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इसी वजह से एनोड को पीछे रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि एनोड की वैल्यू नेगेटिव होती है और कैथोड की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए यहां पर जो है हमको पॉजिटिव वैल्यू अचीव करनी है, तो इसको हम एनोड को लास्ट में मतलब बैक में रखते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं, एनोड माइनस कैथोड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, वो नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।